मोहनलालगंज जो कि एक सुरक्षित सीट है, बकायदा पोस्टर्स लगवाए गए। दलित भाइयों जागो, समाजवादी पार्टी ने आपके साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार किया, आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है। अब ये करने के बावजूद भी भ्रम अगर दूर नहीं हुआ, भ्रम दूर करने के बावजूद अगर मोहनलालगंज जैसी सीट बीजेपी हार जाती है, तो अवधेश जी इसके पीछे कारण क्या है? दूर करने की कोशिश तो बीजेपी ने भी की लेकिन कर नहीं पाई। नहीं, पोस्टर से किसी के कोई पोस्टर लगा देना वो जनता में संदेश उतना नहीं जाता है। उस पोस्टर को अभियान की तरह ले जाने वाले कौन होते हैं? देखिए, जो मूल कारण की ओर संगीत रागी जी ने इशारा किया उसी को थोड़ा ठीक से समझने की जरूरत है। इस बार का चुनाव में ये लग ही नहीं रहा था कि नेतृत्व कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में, उम्मीदवारों के चयन में कोई मंथन भी कर रहा है, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरे, जो इशू बनाए जा रहे थे, इशू के खंडन की दृष्टि से जो एक सोशल मीडिया के स्तर पर, कार्यकर्ताओं की मीटिंग के स्तर पर जो एक महाअभियान चलता है कि उसका खंडन करो और अपने नैरेटिव को आगे करो, वो नहीं था। तीसरा, स्वयं सरकार ने जो अपनी नैरेटिव बिल्डअप की, उससे बीजेपी का ही नैरेटिव कमजोर हुआ है। मेरा मानना यह था चुनाव के पहले कि 2014 और 2019 से ज्यादा स्मूथ चुनाव बीजेपी के लिए 2024 का था, और अभी भी मैं उस पर कायम हूं, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को भी मैं था और देश भर से कई दिनों तक वहां रहा। 10,38,000 कार्यक्रम उस दिन 6.5 लाख स्थानों पर हुए थे। और मुझे हमारे जो दूसरे विचार के मित्र थे वो फोन करके बोलते थे कि अरे ये तो बिना घोषित किए हुए हिंदू राष्ट्र हो गया। मैं तो जिस गली में जा रहा हूं, जिस मोहल्ले में जा रहा हूं, वहीं भगवा झंडा है, वहीं कीर्तन हो रहा है, वहीं शोभा यात्राएं निकल रही है। तो इस बार तो उस माहौल को आगे ले जाने की कोशिश थी। और बाद में जो नरेंद्र मोदी जी का नाम था, जो विकास था, जो विदेश नीति है और विदेश में आतंकवादी जिस ढंग से मारे जा रहे हैं, ये इतना ही काफी था जीतने के लिए। लेकिन आपने स्वयं नैरेटिव क्या बनाया है? देखिए, जब आप कर्पूरी ठाकुर जी को और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देते हैं तो आपकी एक सोच रही होगी कि इससे जो पिछड़े हैं और बाकी हैं उनको जो महत्व नहीं मिला है, हम महत्व देते हैं। लेकिन उसके बाद जो आरक्षण पर और जाति पर इस ढंग से डिबेट हुआ, आप स्वयं अपने टीवी का डिबेट निकाल के देख लीजिए कि अयोध्या 22 जनवरी के 5, 7, 8 दिनों के बाद बीजेपी ने जो कुछ भी किया है उसमें अयोध्या कितने दिन तक डिबेट में रहा है। पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, उसमें अपनी भी रणनीति गलत थी और वो अपने अति आत्मविश्वास के कारण था। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव एक खतरे की घंटी थी। आप ध्यान से देखेंगे तो समाजवादी पार्टी को अपने पूरे जीवन का सबसे ज्यादा वोट मिला है। उसमें जब वो सत्ता में थी तब भी इतने वोट उसको नहीं मिले थे और बहुत कम से बीजेपी के लोग जीते थे और उसको 110-11 सीटें आ गई, जो कि किसी को विश्वास नहीं था। उस समय पता चल रहा था कि कार्यकर्ताओं में, प्रतिबद्ध समर्थकों में और नेताओं में जो सत्ता के अंदर नहीं, सत्ता की जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। सत्ता में जाने के बाद नेताओं को यह महसूस होना चाहिए कि हम जिस विचारधारा से जीते हैं और उस विचारधारा को जिन कार्यकर्ताओं ने हमको जीतने में भूमिका निभाई है, उनके लिए प्रति प्रशासन कितना संवेदनशील है। अगर एक मोटरसाइकिल कहीं पकड़ा जाए और जिला अध्यक्ष उसको सुराने की हैसियत नहीं रखे, मैंने किसी टीवी पर एक लाइन और पूरा कर लो। अयोध्या में गया था 2022 चुनाव में, मुझे वहां बताया कि यहां के एक बूथ मैनेजर लड़के ने सुसाइड कर लिया। उसका जमीन वहां के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। वो थाने में गया, थानेदार को बोला कि मैं बीजेपी का बूथ मैनेजर हूं। थानेदार ने उसी को बेइज्जत किया। उसने पूरी कोशिश की, वहां के नेताओं ने कोशिश की और वो नहीं जीत सका, वो सुसाइड कर गया। ये एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था।